डीसी मोटर स्टार्ट किए थे अपन, डीसी मोटर का इंट्रोडक्शन लिए थे। डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में हम डिस्कस करे थे पिछले क्लास में, वही स्टार्ट किए थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर, उसी को फिर से आगे बढ़ाऊंगा मैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर, ठीक है। तो बेसिकली डीसी मशीन बेसिकली इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो डीसी मशीन्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। अगर वो डिवाइस अगर वो मशीन मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे तो वो जनरेटर कहलाता है। अगर वो मशीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में अगर कन्वर्ट करे तो वो मोटर कहलाता है, ठीक है। तो इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर का मैकेनिकल पावर में जो कन्वर्जन होता है, उस कन्वर्जन की जो प्रोसेस है, कन्वर्जन की जो एक्शन है, उस एक्शन को हम मोटरिंग एक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो बेसिकली डीसी मोटर क्या होता है? डीसी मोटर बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो इनपुट डीसी पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इनपुट डीसी पावर को जो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है, उस इलेक्ट्रिकल मशीन को हम क्या बोलते हैं? डीसी मोटर बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कोई भी डीसी जो मोटर है बेसिकली मेजर टू पार्ट से मिलकर बना होता है। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन अगर देखें तो बेसिक जो पार्ट होता है वो क्या है? एक है स्टेटर बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका? रोटर, ठीक है। एक स्टेटर होता है और दूसरा क्या होता है? रोटर। तो स्टेटर इज नथिंग बट इट इज अ स्टेशनरी पार्ट ऑफ एनी डीसी मोटर। क्लियर हुआ? तो किसी भी डीसी मोटर की जो स्टेशनरी पार्ट, ऐसा पार्ट जो स्टैटिक स्टेट में रहता है, मूवेबल कंडीशन में नहीं होता, रोटेटिंग कंडीशन में नहीं होता। तो नॉन मूवेबल जो पार्ट होता है, नॉन मूवेबल पार्ट, इसको क्या क्या बोल सकते हैं? नॉन मूवेबल पार्ट, ठीक है। तो नॉन मूवेबल पार्ट बोलो या फिर स्टेशनरी पार्ट बोलो, मूवेबल पार्ट बोलो चाहे स्टेशनरी पार्ट बोलो, ठीक है। तो जो स्थिर स्टेशनरी पार्ट मतलब उसी को स्टैटिक भी बोल देते हैं, स्थिर वाला चीज, ठीक। स्टैटिक पार्ट मतलब जो पार्ट मोटर का, वह पार्ट जो घूम फिर नहीं सकता, मतलब वो मूव नहीं करता, उसमें कोई ऐसा रोटेशन नहीं होता, उसमें मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। तो मोटर की नॉन मूवेबल पार्ट होता है या फिर स्टेशनरी पार्ट या फिर स्टैटिक पार्ट। तो मोटर की नॉन मूवेबल पार्ट या फिर स्टेशनरी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टेटर बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो स्टेटर के अंतर्गत क्या आता है आपका? स्टेटर में अगर बोला जाए तो जो आपका फील्ड जो पोल होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो पोल होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड पोल बेसिकली क्या होता है? स्टेशनरी पार्ट होता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड पोल को ही क्या बोलते हैं हम? स्टेशनरी पार्ट, ठीक है। तो मैग्नेटिक जो फील्ड पोल है, मैग्नेटिक फील्ड पोल को हम क्या बोलते हैं? स्टेटर बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो आपको मैंने पिछले क्लास में फील्ड पोल के बारे में बताया था। तो फील्ड पोल क्या होता है? बेसिकली मोटर की बॉडी से अटैच्ड वो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है जिस फिजिकल स्ट्रक्चर पे मैग्नेटिक कॉइल को वाउंड किया जाता है, ठीक है। तो मोटर की बॉडी से अटैच्ड वो फिजिकल स्ट्रक्चर जिस फिजिकल स्ट्रक्चर पे मैग्नेटिक कॉइल को वाउंड किया जाता है, उस फिजिकल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फील्ड पोल बोलते हैं। तो फील्ड पोल की फंक्शन क्या होता है? बेसिकली उस मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करना, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। तो कुछ जो स्मॉल साइज की मशीन्स होती है, स्मॉल साइज की जो मोटर होती है, स्मॉल साइज की मोटर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए
परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करते हैं। बट लार्ज जो हेवी जो मशीन्स होती है, लार्ज हेवी मशीन्स में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम यूज़ करते हैं। दैट मीन्स मैग्नेटिक कॉइल का यूज़ करते हैं और उस मैग्नेटिक कॉइल में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करके उसमें मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी डेवलप की जाती है। क्लियर हुआ? तो फील्ड पोल की संख्या मशीन्स में 2 से लेकर कितना हो सकती है, 8 तक का हो सकता है। मैंने उसके बाद बताया था फील्ड जो पोल होता है वो 2 तरीके से होता है। एक लेमिनेटेड पोल विथ शू होता है, मतलब लेमिनेटेड पोल विथ शू में क्या होता है, फील्ड पोल को लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, तो फील्ड पोल और शू, पोल और पोल शू, तो फील्ड पोल एंड पोल शू को क्या करते हैं, एक साथ लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर कंस्ट्रक्ट करने के बाद उस फील्ड पोल को क्या कर देते हैं, नट बोल्ट के थ्रू मशीन्स की बॉडी से क्या कर देते हैं, उसको टाइट कर देते हैं, उसके अंदर उसको कस देते हैं, फिक्स कर देते हैं। दूसरा फील्ड पोल की तरीका आपका मोल्डेड पोल होता है। तो मोल्डेड पोल में क्या होता है, मोल्डेड पोल के केस में फील्ड जो पोल होता है उसको क्या करते हैं, बॉडी की कंस्ट्रक्शन के साथ में पोल को भी क्या किया जाता है, मोल्डिंग किया जाता है। मतलब जिस समय बॉडी को बनाया जाता है, बॉडी डिजाइन करने की ही दौरान बॉडी के साथ ही एक साथ पोल को भी उसमें क्या कर दिया जाता है, मोल्डिंग कर दिया जाता है। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद उस पोल में उसके आउटर फ्रंट जो आपका पार्ट है, उस फ्रंट पोर्ट में क्या हो जाता है, एक्सटर्नली पोल शू को अटैच कर देते हैं, स्क्रू से टाइट कर देते हैं। पोल शू है उसकी साइज को मैंने पोल के रिस्पेक्ट में जनरली लार्जर साइज बताया था। तो पोल की साइज को लार्जर, पोल शू की साइज को पोल के रिस्पेक्ट में लार्जर बनाते हैं ताकि वो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को लार्जर एरिया को कवर कर सके। साथ ही उस फील्ड पोल पे वाउंड किया हुआ आपका कॉइल है उस पोल से बाहर ना निकल सके। तो दो बेसिक फंक्शनैलिटी होता है पोल शू का। एक तो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को स्प्रिट करेगा, लार्जर एरिया में फैलाने का काम करेगा, और दूसरा उस फील्ड पोल में जो आपका वायर जो वाउंड किया रहेगा, कॉइल जो वाउंड किया जाता है, उस कॉइल को पोल से बाहर निकलने से रोकता है। तो 2 फंक्शंस हैं। क्लियर हुआ? फिर रोटर के बारे में देखते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड पोल, वही स्टेशनरी पार्ट, मतलब मशीन्स की जो आउटर स्ट्रक्चर है उसको हम बॉडी बोलते हैं, उसी को योक बोलते हैं, या फिर उसी को क्या बोल देते हैं, फ्रेम बोल देते हैं। तो फ्रेम हो गया, बॉडी हो गया, और आपका मैग्नेटिक फील्ड पोल, ये सारे जो कंपोनेंट है वो स्टेशनरी पार्ट के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये जो पार्ट है वो नॉट मूवेबल कंडीशन में होता है, नॉन मूवेबल पार्ट होता है, ये ऑलवेज स्टेशनरी कंडीशन में रहते हैं। क्लियर हुआ? तो स्टेशनरी कंडीशन में रहता है। अगला है आपका क्या है, रोटर। किसी भी मशीन्स की जो रोटेटिंग पार्ट है, रोटेटिंग और मूवेबल पार्ट ऑफ एनी मशीन इज कॉल्ड रोटर। इसको क्या बोलेंगे, मूवेबल पार्ट और रोटेटिंग पार्ट, मूवेबल पार्ट और रोटेटिंग पार्ट ऑफ एनी मशीन, मूवेबल पार्ट और रोटेटिंग पार्ट ऑफ एनी मशीन। ठीक है, मशीन बोलूँगा तो कंफ्यूज मत होना, मशीन के अंदर जनरेटर आ जाएगा और क्या आता है, मोटर आता है। तो अगर मैं मोटर के अंतर्गत बात कर रहा हूँ तो मोटर ही होगा मशीन का मतलब। क्लियर हुआ? तो मूवेबल पार्ट और या फिर रोटेटिंग जो पार्ट होता है किसी भी मशीन की, मूवेबल पार्ट या फिर रोटेटिंग जो पार्ट है, उस रोटेटिंग पार्ट को क्या बोलते हैं, रोटर। रोटर के अंतर्गत क्या आता है, आर्मेचर आता है। रोटर के अंतर्गत क्या आता है, आर्मेचर। ठीक है, तो आर्मेचर के बारे में मैंने बताया था। आर्मेचर बेसिकली क्या होता है, सर्क्यूलर सिलेंड्रिकल शेप्ड आपका क्या होता है, ड्रम लाइक स्ट्रक्चर आपका एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को कैसे डिजाइन करते हैं, सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील शीट्स हैं, शीट्स जो रहते हैं पतली पतली आपका सेगमेंट्स रहता है, सिलिकॉन लेमिनेटेड शीट्स रहता है, उस शीट्स को क्या किया जाता है, रिवेट कर दिया, मतलब आपस में सभी को कंबाइन करके एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उस सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप्ड स्ट्रक्चर है उसमें स्लॉट्स कटे होते हैं, एक गड्ढा नुमा संरचना होता है, खांचा रहता है। ठीक है, स्लॉट्स रहता है, उस स्लॉट्स में ही क्या कर देते हैं हम,
कंडक्टिंग कॉइल है उसको, कंडक्टर को क्या करते हैं, वाउंड करते हैं। कॉपर वायर को वाउंड करके हम उसमें क्या कर देते हैं, कॉइल डिजाइन कर देते हैं, और उस कॉइल को क्या बोलते हैं, आर्मेचर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले कॉइल को मैग्नेटिक कॉइल या फील्ड कॉइल बोलते हैं। आर्मेचर में जो कॉइल होता है वो आर्मेचर कॉइल कहलाता है। ठीक है, तो आर्मेचर कॉइल में कॉइल को फिक्स करने के लिए ही क्या करता है, उस आर्मेचर के अंतर्गत स्लॉट्स कटे होते हैं, और उस स्लॉट्स में ही फील्ड कॉइल को क्या कर देते हैं, आर्मेचर कॉइल को क्या कर देते हैं, वाउंड कर देते हैं। तो आर्मेचर की डिजाइनिंग के लिए हम सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील शीट्स का यूज करते हैं। सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील शीट्स का यूज करने के पीछे ये रीजन है कि उस आर्मेचर के अंदर एडी करंट या फिर हिस्टेरिसिस जैसे लॉसेस हो क्या हो, कम। तो एडी करंट या फिर हिस्टेरिसिस की लॉसेस को ही अवॉइड करने के लिए आर्मेचर को डिजाइन करने के लिए सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील शीट्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर हुआ। तो आर्मेचर में स्लॉट्स रहता है, उस स्लॉट्स के ही कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर आर्मेचर तीन टाइप का होता है। एक ओपन स्लॉट आर्मेचर। ओपन स्लॉट आर्मेचर में क्या होता है, आर्मेचर में इक्वल विड्थ का क्या है, स्लॉट्स हैं वो क्या रहते हैं, कटे हुए रहते हैं। क्लियर हो, उसको ओपन स्लॉट आर्मेचर बोलते हैं। दूसरा आर्मेचर जो होता है वो सेमी क्लोज्ड आर्मेचर होता है। तो सेमी क्लोज्ड आर्मेचर में स्लॉट्स की विड्थ है वो अनइक्वल रहता है, जिसमें स्लॉट्स की टॉप पर विड्थ है वो नैरो रहता है, और बॉटम की जो विड्थ है वो क्या रहता है, लार्जर रहता है। क्लियर हुआ। थर्ड नंबर का आपका आर्मेचर जो होता है वो क्लोज्ड आर्मेचर। तो क्लोज्ड आर्मेचर में ऐसा ओपन स्लॉट नहीं रहता, वो क्या रहता, होल लाइक स्ट्रक्चर, छिद्रनुमा संरचना होती है, और उसी होल पे ही क्या किया जाता है, आर्मेचर कॉइल को वाउंड किया जाता है। क्लियर। तो उसी होल के थ्रू ही आर्मेचर कॉइल को वाउंड करते हैं, उसमें कोई स्लॉट्स हैं वो कटे हुए नहीं रहते। तो ये तीन टाइप का हो गया। रोटेटिंग पार्ट ऑफ एनी मशीन इज कॉल्ड रोटर, और मूवेबल पार्ट ऑफ एनी मशीन इज कॉल्ड रोटर। क्लियर हुआ। जनरली रोटर का डिजाइन करते कैसे करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिलिकॉन लेमिनेटेड शीट्स का यूज करते हैं, ताकि उसमें एडी करंट और हिस्टेरिसिस की लॉसेस है वो क्या हो सके, कम हो सके। इतना हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे, हम उसको रिवीजन किए समझो। अब थर्ड नंबर का पार्ट है कम्यूटेटर। किसी भी मशीन की जो आपका थर्ड नंबर का पार्ट है कम्यूटेटर बोलते हैं। ठीक है, तो कम्यूटेटर बेसिकली क्या होता है, सर्कुलर शेप्ड एक स्ट्रक्चर होता है जो हार्ड ड्रॉन कॉपर थिक स्ट्रिप से बना होता है। एक क्या होता है, सर्कुलर शेप्ड स्ट्रक्चर, एक सर्कुलर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एक सर्कुलर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इस सर्कुलर शेप्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है, कैसे बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर शीट्स में, हार्ड ड्रॉन कॉपर शीट्स, हार्ड ड्रॉन कॉपर शीट्स से बना होता है। ठीक है, कॉपर शीट्स से बना होता है। क्लियर हुआ। तो कम्यूटेटर जो होता है बेसिकली एक सर्कुलर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि हार्ड ड्रॉन कॉपर शीट्स, तो कॉपर की मोटी मोटी पत्ती होता है। तो सर्कुलर शेप्ड कॉपर की मोटी मोटी पत्ती होती है, थिक शीट्स होता है, सेगमेंट्स होता है, उसी से बना होता है। कम्यूटेटर है उसको आर्मेचर के शाफ्ट पर क्या किया जाता है, प्लेस्ड कर उसमें रख दिया जाता है, फिक्स किया जाता है। ठीक है, आर्मेचर के शाफ्ट पर इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। बेसिकली क्या करते हैं हम, आर्मेचर है उसका, आर्मेचर के वाइंडिंग की जो टर्मिनल देखो मैंने क्या बताया, आर्मेचर, आर्मेचर एक फिजिकल स्ट्रक्चर है। उस फिजिकल स्ट्रक्चर पे कॉपर वायर को वाउंड करके आर्मेचर कॉइल डिजाइन करते हैं। तो आर्मेचर की जो वाइंडिंग्स है उसकी वाइंडिंग्स की टर्मिनल को किससे कनेक्ट करते हैं, कम्यूटेटर का। ठीक है, टर्मिनल ऑफ द टर्मिनल ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, the terminal of armature winding, the terminal of armature winding is connected, terminal of armature winding is connected with commutator, कम्यूटेटर सेगमेंट बोल सकते हैं।
विथ सेगमेंट्स ऑफ कम्यूटेटर, विथ कम्यूटेटर सेगमेंट्स। ठीक है, तो कम्यूटेटर है वो सर्कुलर शेप्ड आपका स्ट्रक्चर होता है जो हार्ड ड्रॉन कॉपर शीट्स से बना होता है। आर्मेचर की वाइंडिंग्स है, आर्मेचर की वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं, कम्यूटेटर की सेगमेंट से कनेक्ट करते हैं। क्लियर हुआ। बेसिकली क्या होता है, ये कम्यूटेटर का यूज़ हम कैसे करते हैं, क्योंकि हम मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं। मोटर बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है, एक मशीन्स है जो इनपुट डीसी इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अप्लाइड इनपुट एक्सटर्नल जो डीसी सिग्नल है, उस एक्सटर्नल इनपुट डीसी सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर के थ्रू ही हम किसमें, आर्मेचर कॉइल में अप्लाई करते हैं। क्लियर हुआ। तो इट इज यूज्ड टू अप्लाई, इसकी फंक्शन भी पता होना चाहिए ना, इट इज यूज्ड टू अप्लाई इनपुट डीसी इलेक्ट्रिकल पावर from input source to armature of motor, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल इनपुट डीसी जो सोर्स है, उस एक्सटर्नल इनपुट डीसी सोर्स से इनपुट डीसी इलेक्ट्रिकल पावर को आर्मेचर कॉइल को प्रोवाइड करने का ये काम करता है। मतलब कैसे कैसे जाएगा वो मैं बता दूंगा। मतलब ये मोटर क्या करेगा, इनपुट डीसी इलेक्ट्रिकल पावर लेता है और उस इनपुट डीसी इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इनपुट डीसी इलेक्ट्रिकल पावर को ही हम कम्यूटेटर के थ्रू आर्मेचर को अप्लाई करते हैं। मतलब पहले वो सप्लाई कम्यूटेटर में जाएगा और कम्यूटेटर कहाँ पर रहता है, आर्मेचर की शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, शाफ्ट से कनेक्टेड रहेगा और कम्यूटेटर है वो शाफ्ट पे कनेक्टेड रहेगा। इनपुट डीसी पावर को हम कम्यूटेटर के थ्रू किसको अप्लाई करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग को। क्लियर हुआ। तो कम्यूटेटर है वो हार्ड ड्रॉन कॉपर थिक शीट से बना होता है जो सर्कुलर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। क्लियर हुआ। मैं आपको कैसे कैसे अप्लाई करता है सारे पार्ट को मैं वो करके लूँगा, फिर इसके एक वीडियो में इसके डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला है क्या है आपका ब्रश, 4th नंबर का पार्ट है ब्रश। अगला वाला पार्ट क्या है, ब्रश एंड ब्रश होल्डर, ठीक है, ब्रश एंड ब्रश होल्डर। ठीक है, तो ब्रश क्या होता है, देखो बेसिकली ब्रश है उसके थ्रू ही हम इनपुट डीसी पावर, देखो मैं बता देता हूँ। देखो इनपुट डीसी पावर आएगा, इनपुट डीसी इलेक्ट्रिकल पावर, इस इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर जो डीसी इलेक्ट्रिकल पावर है उसको सबसे पहले किसको देंगे, हम ब्रश को देंगे। ठीक है, ब्रश के थ्रू हम किसको देंगे, इनपुट डीसी पावर है उसको ब्रश को अप्लाई करेंगे। ब्रश जो बेसिकली क्या करता है, एक स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बनाता है किसके साथ, कम्यूटेटर के साथ। तो ब्रश पे अप्लाइड इनपुट डीसी पावर है वो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट के थ्रू किस में चला जाएगा, कम्यूटेटर में। ठीक है, कम्यूटेटर में। अब ये कम्यूटेटर है वो किसके साथ कनेक्टेड रहता है, कम्यूटेटर की जो सेगमेंट्स है वो किससे कनेक्टेड रहता है, आर्मेचर कॉइल में। ठीक है, तो आर्मेचर कॉइल में कनेक्ट है। तो बेसिकली डीसी मोटर में ब्रश का यूज़ क्या करते हैं, इनपुट डीसी इलेक्ट्रिकल पावर को हम ब्रश के थ्रू ही आर्मेचर कॉइल को अप्लाई करते हैं।
तो ब्रश जो होता है बेसिकली कम्यूटेटर के साथ क्या करता है, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बनाता है, और ब्रश पे अप्लाइड इनपुट डीसी पावर है वो कम्यूटेटर के थ्रू आर्मेचर कॉइल में चला जाता है, क्योंकि आर्मेचर और कम्यूटेटर है वो दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अब ये कम्यूटेटर है वो इस ब्रश के साथ में स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बनाएगा, उसके साथ चिपका भी रहेगा और फिसलते रहेगा। तो कम्यूटेटर मूव करता है आर्मेचर के साथ, तो आर्मेचर मूव करेगा कम्यूटेटर के साथ, और एक कम्यूटेटर ब्रश के साथ क्या रहेगा, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट। तो ब्रश तो स्टेशनरी रहेंगे बट ये दोनों पार्ट क्या रहेगा, मूवेबल। तो ब्रश है क्या होता है बेसिकली, किसी मोटर में इनपुट डीसी पावर को मोटर के आर्मेचर में अप्लाई करते हैं, ब्रश के थ्रू इनपुट डीसी पावर को मोटर के आर्मेचर से क्या, आर्मेचर में हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ब्रश जो होता है बेसिकली कम्यूटेटर के साथ एक स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बनाता है, और इसी स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट के थ्रू ही इनपुट डीसी पावर को हम ब्रश के थ्रू ही क्या कर देते हैं, आर्मेचर को अप्लाई कर देते हैं। क्लियर हुआ। ब्रश है उसको रखने के लिए एक ब्रश होल्डर होता है। बेसिकली जो स्मॉल साइज की मशीन्स हैं, स्मॉल साइज की मशीन्स में कार्बन ब्रश का यूज़ करते हैं, बट लार्ज जो हेवी जो मशीन होती है उसमें कार्बन और कॉपर की कंपाउंड मटेरियल का यूज़ करते हैं। फॉर स्मॉल साइज मशीन्स, ठीक है। तो छोटी जो मशीन है, छोटी साइज की जो मशीन्स है, स्मॉल साइज की मशीन्स में कौन सा ब्रश यूज होता है, कार्बन ब्रश, ठीक है। कार्बन ब्रश इज यूज्ड, कार्बन ब्रश यूज होता है। बट लार्ज जो हेवी मशीन्स होती है, लार्जर साइज या हेवी मशीन्स, लार्जर साइज और हेवी मशीन, ठीक है। तो लार्जर साइज या फिर हेवी जो मशीन्स होती है, मशीन्स बोलूँगा मतलब फिर से कंफ्यूज मत होना, मोटर की ही बात चल रहा है, ठीक है। मशीन के अंदर मोटर और जनरेटर दोनों आते हैं, अभी हम मोटर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इस कारण हम मोटर ही समझेंगे, ठीक है। तो लार्ज साइज या फिर हेवी जो मशीन्स होती हैं उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए क्या, उसकी ब्रशेस की कंस्ट्रक्शन के लिए कॉपर एंड कार्बन की क्या यूज़ करते हैं, कंपाउंड मटेरियल, इन दोनों की कंपाउंड मटेरियल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल साइज की मशीन्स हैं, उसकी ब्रशेस की कंस्ट्रक्शन के लिए हम कार्बन मटेरियल या कार्बन से बने हुए ब्रश का यूज़ करते हैं। बट लार्ज जो हेवी जो डीसी मोटर होता है, लार्ज हेवी जो मोटर्स रहते हैं, उसकी ब्रश की कंस्ट्रक्शन के लिए कॉपर एंड कार्बन की जो कंपाउंड मटेरियल है उसका हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ब्रश के ही थ्रू हम इनपुट डीसी पावर को हम आर्मेचर को अप्लाई करते हैं। तो ब्रश है वो कम्यूटेटर्स के साथ स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बनाता है, तो ब्रश में अप्लाइड इनपुट डीसी पावर है वो कम्यूटेटर में चला जाता है, और कम्यूटेटर है वो उसकी कम्यूटेटर की सेगमेंट्स आर्मेचर कॉइल के साथ क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। तो कम्यूटेटर में जो डीसी पावर पहुंचेगा वो आपका आर्मेचर की कंडक्टिंग कॉइल में पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ। तो ब्रश है वो बेसिकली कम्यूटेटर के साथ एक स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बनाता है, और किसी डीसी मोटर में इनपुट डीसी पावर को ब्रशेस के थ्रू ही हम किसको अप्लाई करते हैं, कम्यूटेटर को अप्लाई करते हैं। क्लियर हुआ। एंड अगेन कम्यूटेटर के थ्रू ही आर्मेचर कॉइल को हम इनपुट डीसी पावर अप्लाई कर लेते हैं। क्लियर हुआ। तो आई थिंक ब्रश है वो ब्रश होल्डर में रहता है। ब्रश होल्डर आपका ब्रास का आपका रेक्टेंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, उसी में आपका ब्रश को क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। क्लियर हो। अगला पार्ट है आपका ब्रश लीड, ठीक है। अब ब्रश के साथ एक फ्लेक्सिबल वायर कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ब्रश के साथ एक फ्लेक्सिबल वायर होता है, और वो फ्लेक्सिबल वायर के थ्रू ही हम इनपुट डीसी पावर को ब्रश के थ्रू हम आर्मेचर को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। दिस ब्रश लीड इज यूज्ड टू अप्लाई इनपुट डीसी पावर टू ब्रशेस एंड फाइनली देन अगेन थ्रू कम्यूटेटर टू आर्मेचर। क्लियर हुआ। इट इज अ फ्लेक्सिबल लीड बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल वायर लीड, फ्लेक्सिबल लीड होता है और फ्लेक्सिबल वायर होता है, और फ्लेक्सिबल वायर, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल लीड होता है या फिर फ्लेक्सिबल वायर होता है, और इसी फ्लेक्सिबल लीड या फिर फ्लेक्सिबल वायर के थ्रू हम किसको दे देते हैं, ब्रशेस को दे देते हैं। अगेन ब्रशेस जो है वो क्या करता है,
कम्यूटेटर के साथ स्लाइडिंग कांटेक्ट बनाता है, तो कम्यूटेटर में चला जाता है वो इनपुट डीसी पावर, एंड अगेन कम्यूटेटर है वो आर्मेचर कॉइल के साथ कनेक्टेड रहता है। तो क्या होता है, ब्रशेस का जो सिग्नल है वो कम्यूटेटर में, कम्यूटेटर से अगेन वो किस में चला जाता है, आर्मेचर। तो बेसिकली ब्रश जो लीड होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल वायर होता है, और इसी फ्लेक्सिबल वायर के थ्रू हम इनपुट डीसी पावर को मोटर में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अगेन इट इज यूज्ड टू अप्लाई इनपुट डीसी पावर टू दी मोटर। ठीक है, आपको मोटर है, मोटर का फंक्शन ही वही है कि वो इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर लेगा और मैकेनिकल पावर में उसको कन्वर्ट करेगा। क्लियर हुआ। तो इस फ्लेक्सिबल ब्रश लीड के ही थ्रू हम इनपुट डीसी पावर को हम मोटर को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। क्लियर हुआ। तो इतना तो आज मैं सोचता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब किसी भी मोटर की अगला जो पार्ट है वो इधर का बेसिक है, कंस्ट्रक्शनल पार्ट है, एंड कवर। ठीक है, तो किसी भी डीसी मोटर की जो दो एंड कवर होता है। ठीक है, और एंड जो कवर है वो कास्ट आयरन से बना हुआ कवर होता है। जो मशीन्स हैं उस मशीन्स की को कवर करने के साथ साथ बीरिंग है वो इसमें क्या रहता है, अटैच रहता है। ठीक है, तो बीरिंग में हम शाफ्ट को लगाते हैं, शाफ्ट से आर्मेचर कनेक्टेड रहता है। क्लियर हुआ। तो बेरिंग को सपोर्ट करने का काम भी ये क्या करता है, कौन सा, एंड कवर। ठीक है, तो दो एंड कवर रहता है, एक फ्रंट और एक बैक साइड। जो फ्रंट एंड कवर होता है वो कम्यूटेटर की ओर होता है। ठीक है, तो कम्यूटेटर जिधर कम्यूटेटर रहता है तो कम्यूटेटर वाले हिस्से में जो एंड कवर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको फ्रंट एंड कवर बोलते हैं। और कम्यूटेटर के जो अपोजिट में जो आपका एंड कवर लगता है उसको क्या बोलते हैं हम, रियर एंड कवर। तो दो एंड कवर रहता है मशीन्स की बॉडी के फ्रंट और बैक पोर्शन में। कम्यूटेटर की तरफ लगने वाले एंड कवर को फ्रंट एंड कवर, कम्यूटेटर तरफ। ठीक है, आप पूरा लिख लेना। तो जो एंड कवर कम्यूटेटर की ओर लगेगा वो फ्रंट एंड कवर होगा। ठीक है, और जो कम्यूटेटर के अपोजिट लगेंगे वो आपका रियर एंड कवर, रियर मतलब पीछे समझो, रियर एंड कवर मतलब सिंपल मशीन को आपका क्लोज करके मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और इसी एंड कवर में क्या रहता है, आपका बीरिंग लगे होते हैं। ठीक है, इसी एंड कवर में क्या रहता है, बीरिंग लगे होते हैं। ठीक है, और इसी एंड कवर में एक साइड क्या होता है, होल्स रहते हैं, और उस होल्स के का यूज़ क्या करते हैं, एयर कूलिंग सिस्टम के लिए, कि उस होल से होकर आपका एयर जो है वो पास हो सके। और पासेस जो एयर जो है वो क्या करेगा, आर्मेचर कंडक्टर में जनरेटेड जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करके आर्मेचर को कूल करने का काम करता है। आप मशीन्स के बैक साइड में देखे होंगे कुछ बहुत सारे होल्स रहते हैं, वो होल्स का यूज़ बेसिकली क्या करते हैं, एयर कूलिंग सिस्टम के लिए है समझो। मतलब उससे एयर है वो क्या हो, पास हो, और वो पासेस जो एयर है वो आर्मेचर से होकर गुजरेगा, तो आर्मेचर के अंदर प्रोड्यूस्ड हीट को वो एयर एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे उस आर्मेचर की जो हीट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा। क्लियर हुआ। एंड कवर, तो दो एंड कवर है, एक फ्रंट एंड कवर, दो रियर एंड कवर। एंड कवर में ही क्या रहता है, बीरिंग लगे होते हैं। ठीक है, और वो बीरिंग के थ्रू क्या कनेक्टेड रहता है, शाफ्ट कनेक्टेड रहता है। अगेन उस शाफ्ट में आर्मेचर कनेक्टेड रहता है। क्लियर हुआ। तो अगला एंड कवर, फ्रंट एंड कवर, बैक एंड कवर, दो एंड कवर है। अगला कंपोनेंट है 6 तक का हो गया, 7 नंबर का एंड कवर के बाद बेरिंग से थ्रू आपका आर्मेचर शाफ्ट है क्या करता है, अटैच रहता है। ठीक है, तो आर्मेचर शाफ्ट है वो इजिली उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच फ्रीली क्या हो सके, मूव हो सके। तो उसको आसानी से मूवेबल बनाने के लिए ही आर्मेचर शाफ्ट को हम बेरिंग के थ्रू क्या रहते हैं, अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो आर्मेचर जो शाफ्ट है वो बेरिंग के थ्रू किससे कनेक्ट होता है, एंड प्लेट से। ठीक है, इट इज अटैच्ड, इट इज नहीं, आर्मेचर शाफ्ट। ठीक है, आर्मेचर शाफ्ट इज अटैच्ड
थ्रू bearing विथ एंड कवर, ठीक है। तो एंड कवर रहता है पिछला वाला जो फ्रंट और बैक, ठीक है। तो फ्रंट और बैक दो एंड कवर रहता है और उस दो एंड कवर से ही क्या रहता है, बेरिंग के थ्रू क्या रहता है, आर्मेचर का शाफ्ट है वो अटैच रहता है, टाइटली अटैच रहता है। और इस बेरिंग का काम क्या है, इट प्रोवाइड, ठीक है, फ्रीली मूवेबल कंडीशन, ठीक है। वो बेरिंग जो क्या करेगा, आर्मेचर शाफ्ट को उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फ्रीली मूव होने के लिए एबल बनाता है, ठीक है। तो आर्मेचर शाफ्ट है वो आसानी से घूम सके, आसानी से मूव हो सके करके कि फ्रीली मूवेबल कंडीशन बनाने का काम करता है। क्लियर हुआ। तो दो टाइप का आपका स्मॉल साइज की जो मशीन्स जो होती हैं, छोटी जो डीसी मोटर होते हैं उसमें बुश बेरिंग होता है फॉर स्मॉल साइज मोटर, फॉर स्मॉल साइज डीसी मोटर स्मॉल साइज की जो डीसी मोटर होता है, स्मॉल साइज की डीसी मोटर में क्या यूज़ होता है, बुश बेरिंग, ठीक है, बुश बेरिंग यूज़ होता है। एंड फॉर लार्ज और हेवी एंड लार्ज साइज मशीन, लार्ज साइज की जो डीसी मोटर होता है, लार्ज साइज की जो डीसी मोटर होता है, लार्ज साइज की डीसी मोटर में क्या यूज़ होता है, बॉल बेरिंग यूज़ होता है, ठीक है। लार्ज साइज की जो मशीन डीसी मोटर होता है उसमें बॉल बेरिंग। तो बेरिंग का काम क्या है, एक तो आर्मेचर को आपका फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ वो आर्मेचर हो उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच आसानी से घूम सके करके क्या करता है, वो फ्रीली मूवेबल कंडीशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये है आपका बेरिंग का काम। बेरिंग है वो एंड कवर से अटैच रहता है, एंड कवर से अटैच रहता है और उस बेरिंग में क्या लगा रहता है, शाफ्ट लगा रहता है। उस शाफ्ट से क्या लगा रहता है, आपका आर्मेचर लगा रहता है। आर्मेचर के साथ क्या कनेक्टेड रहता है, कम्यूटेटर कनेक्टेड रहता है। कम्यूटेटर के साथ स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट काम बनाता है, ब्रशेस बनाता है। ब्रशेस के साथ क्या लगा रहता है, ब्रश लीड लगा रहता है। ब्रश लीड में हम क्या देते हैं, इनपुट डीसी पावर देते हैं। क्लियर हुआ। तो ये है शाफ्ट एंड पुली भी बोल सकते हो। अगला अगर पॉइंट अगर समझाना है तो शाफ्ट, शाफ्ट मतलब धुरी होता है शायद हिंदी में, शाफ्ट एंड पुली, ठीक है। तो पुली से हम एक्सटर्नल लोड को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो शाफ्ट होता है, शाफ्ट जो होता है बेरिंग के थ्रू एंड कवर से कनेक्टेड रहता है। शाफ्ट में आर्मेचर कॉइल है, आर्मेचर कनेक्टेड रहता है। आर्मेचर के थ्रू आपका कम्यूटेटर एंड अगेन कम्यूटेटर के साथ स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बनाते हुए क्या रहता है, ब्रशेस रहता है। ब्रशेस के ब्रश लीड में हम इनपुट डीसी पावर अप्लाई करते हैं और उस अप्लाइड इनपुट डीसी पावर के कारण क्या होता है, आर्मेचर जो कॉइल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और फील्ड कॉइल में प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और आर्मेचर कॉइल में प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में इंट्रैक्शन होता है। इंट्रैक्शन के रिजल्टेंट क्या होता है, एक रोटेशनल फोर्स लगता है और उस रोटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, आर्मेचर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या होने लगता है, मूव होने लगता है। तो आर्मेचर मूव होगा, अगेन आर्मेचर इज कनेक्टेड विथ शाफ्ट एंड दिस शाफ्ट पुली इज कनेक्टेड। अब पुली के ही थ्रू हम एक्सटर्नल लोड को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर। तो उस लोड को, जिस लोड को हमें एक्सटर्नल मैकेनिकल पावर ट्रांसफर किया जाना है, उस लोड को हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, किससे जोड़ देते हैं, पुली से। क्लियर हुआ। तो मैकेनिकल जो लोड है, मैकेनिकल लोड इज अटैच्ड आर कनेक्टेड विथ पुली, मैकेनिकल लोड है उसको पुली में जोड़ते हैं। और शाफ्ट है वो बेरिंग के थ्रू एंड कवर से कनेक्टेड है एंड दिस शाफ्ट इज अगेन कनेक्टेड विथ व्हाट, आर्मेचर। क्लियर हुआ। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं शाफ्ट एंड पुली हो गया। अब कूलिंग फैन है अगला, हम बता सकते हैं कूलिंग फैन, कूलिंग फैन, ठीक है। कूलिंग फैन, ये कूलिंग जो फैन जो होता है बेसिकली मशीन्स को कूल करने का। तो कम्यूटेटर के जो अपोजिट डायरेक्शन, देखो एक साइड कम्यूटेटर है और
कम्यूटेटर जिधर कनेक्टेड रहता है उसको फ्रंट एंड बोलते हैं, और कम्यूटेटर के अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, रियर एंड बोलते हैं। ठीक है, तो कम्यूटेटर के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट एंड में क्या रहता है, उस कम्यूटेटर आर्मेचर शाफ्ट के साथ, आइए किससे, कूलिंग फैन किससे लगा रहता है, आर्मेचर शाफ्ट, कनेक्टेड विथ आर्मेचर शाफ्ट। ठीक है, आर्मेचर शाफ्ट है, तो ये आर्मेचर जो शाफ्ट है वो कूलिंग, आर्मेचर शाफ्ट के साथ में ये कूलिंग फैन कनेक्टेड रहता है। ये कूलिंग फैन एक्चुअली क्या करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की एयर को एब्जॉर्ब करके उस एब्जॉर्ब्ड एयर है उसको आर्मेचर कॉइल से पास करता है, मतलब आर्मेचर कॉइल की ओर भेजने का काम करता है। क्योंकि आर्मेचर कॉइल में तो इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर है वो अप्लाई किया जाता है, उस इनपुट अप्लाइड पावर के कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, और प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी के कारण उसमें क्या होंगे, हीट जनरेट होंगे, और उस जनरेटेड जो हीट है, उस जनरेटेड जो हीट है उस हीट को लोअर करने के लिए, कम करने के लिए उससे एयर पास करते हैं, ताकि पास्ड जो एयर है उस आर्मेचर की हीट को एब्जॉर्ब करें। जब उसके हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो उसके अंदर का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे आर्मेचर की टेम्परेचर कम होने से आर्मेचर डैमेज होने से बच जाएगा। तो आर्मेचर की कॉइल में जनरेटेड हीट की वैल्यू को कम करने के लिए ही क्या यूज होता है, कूलिंग फैन का यूज करते हैं। क्लियर हुआ, और ये कूलिंग जो फैन है वो आर्मेचर शाफ्ट में कनेक्टेड रहता है, और ये आर्मेचर शाफ्ट में कम्यूटेटर के अपोजिट साइड लगा है। क्लियर हुआ। अगला है आपका बेड प्लेट, अगला क्या है, बेड प्लेट। तो कंप्लीट मोटर को फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, कंप्लीट मोटर को फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए उसमें मोटर के बेस पर क्या लगा रहता है, बेड प्लेट लगा रहता है, और इसी बेड प्लेट के थ्रू मोटर को किसी फाउंडेशन पर क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। अगला है आई बोल्ट। आई बोल्ट से क्या करते हैं, मशीन्स को उठाने के लिए, मशीन को पकड़ने के लिए उसके ऊपर सर्कुलर होलो स्ट्रक्चर बना होता है, उस सर्कुलर होलो स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं, आई बोल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स क्या होते हैं, वो बॉक्स होते हैं जिस बॉक्स में टर्मिनल्स निकले रहते हैं, उसी टर्मिनल के थ्रू हम इनपुट डीसी पावर को मशीन को अप्लाई करते हैं। क्लियर हुआ। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया। टर्मिनल बॉक्स के थ्रू हम इनपुट डीसी पावर को उस मोटर को अप्लाई करते हैं। आई बोल्ट एक फिजिकल सर्कुलर शेप्ड आपका होलो स्ट्रक्चर होता है, उसी होलो स्ट्रक्चर के थ्रू हम मशीन्स को लिफ्ट करने का काम करते हैं, उठाने का काम करते हैं। बेड प्लेट आपका मशीन का बेस आपका स्ट्रक्चर होता है, जो कंप्लीट मशीन्स को बेस सपोर्ट करने का काम करता है, और उसी के थ्रू हम क्या कर देते हैं, उसको किसी फाउंडेशन पर फिक्स कर देते हैं। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।